नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गजरौला जिले के सैनल गली थाने के पीआरबी टीम में तैनात सिपाही मनोज डल ने पहले मेघा के सीने पर तमंचे से गोली मारी और फिर खुद के सीने पर गोली मार ली। दोनों को गंभीर अवस्था में गजरौला सीएससी लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद के साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से तमंचे को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है। अमरोहा एसपी सुनीति ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा सामने आई है। ये दोनों 2018 बैच के सिपाही हैं। गहराई से वजह जानने के लिए मामले की जांच की जा रही है। महिला सिपाही मेघा चौधरी के किराए के मकान पर पहुंचे सिपाही मनोज की किसी बात को लेकर मेघा से नोकझोंक हुई थी। मनोज आवेश में आकर तेज आवाज में बोल रहा था। ये जानकारी पुलिस ने इसी भवन में किराए के कमरे में रहने वाली सिपाही प्रिया के हवाले से दी। तेज आवाज में बोलने और फिर गोली चलने की आवाज़ सुनकर ही प्रिया मेघा के कमरे की ओर दौड़ी तो दोनों लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। ऊपर की मंजिल पर रहने वाली मकान मालिक की पत्नी आंगनबाड़ी वर्कर सुधा रानी भी गोली की आवाज़ सुनकर नीचे पहुंची। पुलिस ने बताया कि मेघा के सीने पर गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सूचना आई थी तो तत्काल मौके से जो कस्बा इंचार्ज हैं और लोकल थाने का पोस्ट मौके पर आ गया था। यहाँ अवंतिका नगर में एक लेडी कांस्टेबल मेघा जो गजरौला थाने में तैनात है वो रहती हैं। तो उनके घर में एक और व्यक्ति जो कि 112 में सिपाही है, सैदनगली थाने में पोस्टेड है, मनोज करके नाम है, वो आया था। दोनों 2018 बैच के सिपाही हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उसने पहले लड़की को गोली मारी है तमंचे से और फिर खुद को मारी है, सुसाइड का प्रयास किया है। अभी दोनों की सांसें चल रही थी तो तत्काल उनको हायर सेंटर मुरादाबाद हम लोगों ने रेफ़र कर लिया है। हमारे अधिकारीगण वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डॉक्टर से टाई अप कर रहे हैं। मैम तमंचा कैसा था? देखिए अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, एक बार फील्ड यूनिट और आ जाए। ज़्यादा सीन ऑफ क्राइम को हमने नहीं छेड़ा है, तो जांच में जैसी चीज़ें प्रकाश में आएंगी हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। क्या कैसी कंडीशन है? देखिए अभी कुछ भी कह पाना बड़ा जल्दी होगा, पर हमारे अधिकारी वहाँ मौके पर हैं और डॉक्टर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। मैडम वजह सामने आई गोली मारने की? देखिए अभी तक तो प्रथम दृष्टया एक प्रेम प्रसंग की बात प्रकाश में आ रही है और बाकी हम और डिटेल निकलवा रहे हैं। मैडम सुनने में आ रहा है कि एक तरफा प्यार था, मेघा प्यार नहीं करती थी लेकिन मनोज प्यार करता था। देखिए अभी बहुत जल्दी होगी मुझे कुछ भी कहने के लिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, एक बार हम लोग डिटेल जाँच कर लें फिर ही आप लोगों से शेयर करें। उत्तर प्रदेश महिला व बाल विकास संयुक्त समिति की सभापति और इटावा सदर से भाजपा विधायक सरिता भदौरिया को पाकिस्तान से परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। शनिवार रात ये धमकी उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज और वीडियो कॉल करके दी गई। विधायक ने रविवार को डीएम और एसएसपी से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। विधायक सरिता भदौरिया के मोबाइल पर कुछ मैसेज आए, एक के बाद एक यानी कि 4 मैसेजों में उनको परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हीं मैसेज में से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी देते हुए उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। वीडियो कॉल पर भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी करने पर पता चला कि धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया गया नंबर पाकिस्तान का है। धमकी देने वाले की डीपी पर ISI लिखा था। विधायक ने रविवार को डीएम श्रुति सिंह और एसएसपी आकाश तोमर से मिलकर मैसेज दिखाया और शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी ने एसओजी सर्विलांस टीम को जांच के लिए लगाया है। धमकी के बाद एक गनर बढ़ाने के साथ विधायक के आवास पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे के करीब सरिता भदौरिया एसएसपी आवास पर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची। जिस समय वह एसएसपी को धमकी भरे मैसेज दिखा रही थी कि उसी नंबर से फिर वीडियो कॉल आ गई। कॉल करने वाले ने फिर उनको जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी के सामने ही विधायक ने धमकी देने वाले से बात की। वीडियो कॉल करने वाले ने कैमरे के ऊपर अपना हाथ लगा रखा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया।
इटावा सदर से विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि धमकी की शिकायत एसएसपी और डीएम से की है, इसकी जांच कर रही है। धमकी क्यों दी गई, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। इस तरह की धमकी दी गई है। उसमें आईएसआई का लोगो बना है और उन्होंने अपना संगठन का नाम भी उसमें दिया है और मैसेज भेजा है कि आपको आपके परिवार के साथ मारेंगे और तमाम भाजपा और संघ के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी लिखा है कि उनको भी मार देंगे, गालियां भी लिखी हैं उनके लिए। जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार काम कर रही है, बराबर विकास की योजनाएं आ रही हैं, क्या लगता है पूरी तरह से हताशा आतंकवादी संगठन देखने को मिलती है? यही है, आतंकवादी संगठन कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दल से लिप्त है, ऐसा लग रहा है। इसके कारण भाजपा के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है, काम बीजेपी में करेंगे, देश हित में काम करेंगे, राष्ट्रीय विचारधारा के लिए काम करेंगे। जो परिणाम होगा देखा जाएगा। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? अभी नहीं, मैं जा रही हूँ अभी एसएसपी। अभी डीएम साहब मुझे इस कार्यक्रम में मिली थी। तो देखिए, एक पाकिस्तान का नंबर है +92 जो कोड होता है पाकिस्तान का, वहाँ से एक नंबर है जिससे व्हाट्सएप मैसेज जनरेट किया गया है, जिसमें धमकी भरे शब्द के मैसेजेस किए गए हैं पाकिस्तान बेस्ड नंबर से। तो उसको हम लोग उस नंबर की समीक्षा कर रहे हैं और बाकी चीज़ सर्विलांस के आधार पर काम कर रहे हैं। अभी तक जो विधायक जी की है सुरक्षा, हम लोगों ने कुल जितने सुरक्षाकर्मी होते हैं उसके अतिरिक्त एक सुरक्षाकर्मी और अतिरिक्त दे रखा है। सुरक्षा की भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त इस की भी हम जो जांच कर रहे हैं कि मैसेज कहाँ से आया, और शीघ्र ही इस मामले में हम लोग खुलासा करेंगे। देखने में किसी संगठन का मैसेज लग रहा है, आपने देखा होगा? देखिए, मेरे द्वारा मैसेज देखा गया है। अभी तक प्रथम दृष्टया हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है कि किसका मैसेज है, और व्हाट्सएप से क्योंकि किया गया है ये मैसेज, तो अभी हम लोग इसको ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भारत बाल निवासी एक रिक्शा चालक की पत्नी चोरी चुपके किसी से आए दिन फोन करती थी, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था, जिसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में जोरों से होने लगी। आगे पीछे लोग भी उस रिक्शा चालक की पत्नी पर नजर रखने लगे। बीते 28 जनवरी को उसकी पत्नी किसी से बात कर रही थी कि तभी रिक्शा चालक को किसी व्यक्ति ने फोन करके सूचना दे दी और कहा कि आपकी पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही है। पति ने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के बीच फिर विवाद होने लगा। विवाद के चलते पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से घायल पत्नी को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या हुआ था? हुआ क्या था? वही नया का बात है अपनी। क्या हुआ क्या था तो इन्होंने इतना बड़ा कदम? मोबाइल का बात है भाई। हमने कहा पहले तो हमने चलो मन कहें चल तुम्हारे घर करने करना जाइए ना जाइए, तो बहुत लोगों ने जान लिया कि मोबाइल बात होती का किससे होती थी बात है? अब मैं तो चलाऊँ ना जानता मोबाइल। हाँ, तो किससे होती थी? वो जब नंबर ज़्यादा आए भाई बताइए, हमने जब नंबर इतने आए तो तुम्हें जाहिर बातें होती होंगी। क्या बातें होती थी? बात है हम सुन तो थोड़ा ना आते, हम रिक्शा चलाते हैं तो भाई वालों की तुम बेइज्जती भाई जू भो माओ बू भो माओ, हम जिन मरी हैं जो करें वो करें, जा बात है। क्या भैया बताएं, लोगों की आपस में बात थी। क्या हुआ था आपस में? कुछ नहीं, ऐसे ही थी हम लोगों की आपस में। मैंने खुद ही तेल डाल दिया। आपने खुद तेल डाला? हाँ, क्यों डाल लिया था, अपने आप को बहुत बोल रही थी। क्या हो क्या गया था आपको? चौपट लगा दी, सर्दी लग रही। अच्छा, हुआ क्या था? आपने क्यों आग लगाई थी? रीज़न तो बताओ, वजह क्या थी? मुझे क्या थी, कुछ नहीं, ऐसे ही ज़्यादा कोई वैसी वजह नहीं थी भैया। तो इतना बड़ा आपने कदम उठाया, कोई तो वजह होगी ना?
वैसे कुछ नहीं थी भैया, ऐसी ही थी, हम लोगों की आपस में ही बात थी, वैसे कोई बात नहीं। जालौन की केलिया थाना पुलिस ने 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिलाएं और पुरुष गांव-गांव जाकर पुराने बर्तन और आभूषणों को नया करने का लालच देकर उस पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाते थे। ग्रामीण क्षेत्र से पुलिस को ऐसी लगातार टप्पेबाजी की घटनाओं की शिकायतें मिल रही थी और पुलिस भी लगातार इनको पकड़ने के प्रयास में लगी थी। कोच सीओ राहुल पांडे ने बताया कि पकड़ी गई महिलाएं और पुरुष बिहार राज्य के हजारीबाग जिले के निवासी हैं, जो यहां रहकर लगातार टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। केलिया थाना क्षेत्र, जनपद जालौन की केलिया थाना क्षेत्र में चटसारी गांव में 2 महिलाएं हैं। ये बिहार की रहने वाली हैं और दमोह जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया, जो केलिया के बॉर्डर एरिया में पड़ता है, वहाँ पे कैंप किए हुए थी, वहाँ पे रह रही थी। तो ये आती थी और सोने चांदी की साफ़ सफाई करने के बहाने ग्रामवासियों का जो आभूषण वगैरह थे वो ले उसमें हेरा फेरी करके उसको लेके चली जाती थी। तो इसी प्रकार से गाँव वालों ने बताया कि 2 महिलाएँ हैं और इनके साथ एक आदमी भी है। तो पुलिस की सूचना मिली और तत्काल थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और दोनों महिलाओं को, उनके साथ जो एक व्यक्ति था, बाद में पता चला कि वो इनके पति है, उनको पकड़ के आवश्यक कार्रवाई की है। सर, जनपद में कहीं और घटना को अंजाम दिया है इनके द्वारा? अभी तो चटसारी गांव का ही मामला सामने आया है, जहां से 2 मंगलसूत्र, 1 पायल और 1 हाथ का जो ब्रेसलेट होता है चांदी का, वो और करीब 600 रुपये इनके पास मिले। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का लगातार आंदोलन जारी है। किसान पिछले 60 दिनों से ज़्यादा दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए सभी प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग में कलचीले तार भी बिछाए गए हैं। दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर फोर्स तैनात है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस को शंका है कि सोमवार को संसद में बजट पेश होना है। ऐसे में किसान दिल्ली की तरफ न बढ़ जाएं, इसी को लेकर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के बाईपास पर बेकाबू एक कैंटर ने सड़क किनारे खड़े 8 लोगों को रौंद दिया। कैंटर की चपेट में वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी मनोज कुमार भी आ गया। हादसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। मृतकों में 1 महिला भी शामिल है। हादसा कैंटर चालक को झपकी आने के कारण हुआ था। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर एक मृतक की बेटी की शादी 16 फरवरी को थी। डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घायलों का एमएमजी अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। सीओ प्रथम अभय कुमार मिश्र ने बताया कि विजयनगर बाईपास के पास कुछ लोग ऑटो और बस का खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नोएडा की ओर से आ रहे बेकाबू कैंटर ने राहगीरों को कुचल दिया और डिवाइडर पर चढ़कर कैंटर खंभे से टकरा गया। सड़क दुर्घटना में अलीगढ़ जिले के जवां थाना क्षेत्र में बरौला गांव निवासी ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल मनोज कुमार और प्रताप बिहार निवासी रीमा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि लालकुआं की राधा कॉलोनी निवासी हरिओम शर्मा की रास्ते में मौत हो गई। भीषण हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे हादसे की जानकारी लेने के बाद घायलों का हालचाल जाना। अभी थोड़ी देर पहले विजयनगर बाईपास पे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्परता से मौके पर पहुंच के सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें हॉस्पिटल आने पे ज्ञात हुआ कि 3 लोग मृत हो चुके हैं। बाकी 5 लोगों का इलाज एमएमजी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। यूपी के गोंडा में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है।
गांव के एक युवक ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुराचार और पॉस्को एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि कौड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव के ही मुख्य आरोपी अशोक कुमार का भतीजा पड़ोस की ही एक 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर अपने चाचा अशोक के पास ले गया, जहां से मुख्य आरोपी अशोक गांव से थोड़ी दूर एक झाड़ी में बच्ची को ले गया और उसके साथ दुराचार कर वहां से फरार हो गया। खून से लथपथ बच्ची की झाड़ी में रोने की आवाज़ सुनकर खेत की रखवाली कर रहे कुछ लोग वहां पहुंचे और मासूम बच्ची की हालत को देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने पुलिस को सूचना देते हुए तत्काल उसे जिला महिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद नाजुक हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना कौड़िया क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बीती रात पीड़िता के पिता ने सूचना दी कि उसी के गांव के जो कि पटीदार उसका लगता है 40 वर्षीय व्यक्ति, जो दूर के रिश्ते में चचेरा भाई भी लगेगा, उसने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पूरे घटना के बारे में आवेदक ने बताया कि उसकी बच्ची को जो मुख्य आरोपी है उसका भतीजा बेला फुसला के ले गया तथा पास की ही झाड़ी में ले जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। पीड़िता को डिटेल्ड मेडिकल जांच एवं उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीमें इसमें लगी हुई हैं। एक आरोपी जिसके बारे में ये आरोप है कि उसने बेला फुसला के मुख्य आरोपी के पास ले गया था, उसे हिरासत में ले लिया गया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैनपुरी के गांव सकत में खरंजा निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फिर पथराव हो गया। पथराव के दौरान 70 वर्षीय वृद्ध पत्थर लगने से घायल हो गया। परिजन वृद्ध को उपचार के लिए फरकाबाद ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव सकत में मनरेगा से सुशांत के मकान से रामबाबू के मकान तक खरंजे का निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य के लिए मिट्टी पड़ चुकी थी, नाली भी बन गई थी, लेकिन खरंजे की चौड़ाई को लेकर विवाद शुरू हो गया। रामबाबू तिवारी और किशनपाल के बीच चौड़ाई को लेकर विवाद हुआ। थोड़ी देर में दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के दौरान ईंट लगने से 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक किशनपाल घायल हो गया। परिजन उसे गंभीर अवस्था में फरकाबाद ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। एएसपी ने पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। एएसपी का कहना है कि खरंजा निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में पहले सहमति बन गई थी, लेकिन चौड़ाई को लेकर बाद में दोनों में विवाद हो गया। पथराव में घायल हुए वृद्ध की मौत हुई है। मामला खरंजा बेच रहा। हमारे पिताजी खेत से आए तो ये लोग ईंटें पीटें हटाए, उन्होंने मना कर दी। उसके बाद उन्होंने ईंटें पीटें चलाई और ये सब इकट्ठे हो गए। हमारे दरवाजे चौथा चढ़े गए, ईंट डंडा बंदूकों राइफल ऐसे लेकर असल धमकाओ बेरहमी। कौन लोग थे? इकट्ठे गए पंडित लोग थे। क्या नाम था? अरे पप्पू हैं, मुरारी हैं, सतानंद है, उनके रेखा है, पप्पू रेखा, मुरारी रेखा जी लोग हैं। लोगों ने इकट्ठे कराए हुए घर पर हमला किया। का ग्राम सकट बेवर है जी। यहाँ आज लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच गांव में खरंजा बिछाया जा रहा था जी, जहाँ 2 पक्षों में विवाद हो गया है और इसमें ईंट पत्थर चले, जिससे ये कृष्णपाल सिंह सन ऑफ शिवराम सिंह है, इनकी लगभग 70 वर्ष उम्र है, ये घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए फर्रुखाबाद ले जाया गया जी, जहाँ पे इलाज के दौरान बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई जी। मौके पे है, शांति बनी हुई है और जो पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर मौके से कोई अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं? अभी यहाँ कोई भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है जी, और अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। उनके घर वालों से, परिवार वालों से संपर्क करके तहरीर ली जा रही है और मुकदमा पंजीकृत इसमें कार्रवाई की जाएगी।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार को देहरादून पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 70 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में आपने 1 लाख सदस्य और 10 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के शहीदों ने जिस सपने को लेकर उत्तराखंड बनवाया था, आज उस सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करने का दिन आ गया है। उत्तराखंड के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बस 1 साल रह गया, अगले फरवरी में चुनाव होना है। आज 1 फरवरी को उत्तराखंड के चुनाव का काउंटडाउन शुरू करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। उत्तराखंड में बीच में ठंड भी आएगी, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पसीना बहाना पड़ेगा। उत्तराखंड के शहीदों को सही सलाम तब पहुंचेगा, उनको सही श्रद्धांजलि तब पहुंचेगी जब आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अगले 1 साल ठंड में भी पसीना निकाल देगा अपना, तब पहुंचेगा, उससे कम में नहीं होगा। आज से उत्तराखंड के चुनाव का काउंटडाउन शुरू करते हुए हम सब लोग इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम दिया है उत्तराखंड में भी केजरीवाल। उत्तराखंड में केजरीवाल का क्या मतलब है? उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है उत्तराखंड के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे करने हैं। उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से भी अच्छे बनाने हैं। उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि उत्तराखंड के गांव-गांव में, दूर पहाड़ों तक में, जहां से एक प्रेग्नेंट महिला को अगर किसी अस्पताल में आना पड़ता है तो रास्ते में दम तोड़ देती है। उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि उत्तराखंड के गांव-गांव तक मेडिकल की सुविधाएं पहुंचानी है। उत्तराखंड में केजरीवाल का यह मतलब है। उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहां पे बिजली सबसे महंगी है। उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली उत्तराखंड के घरों में आएगी। उत्तराखंड में केजरीवाल का मतलब है कि उत्तराखंड के संसाधनों का, उत्तराखंड के लोगों की मेहनत का इस्तेमाल उत्तराखंड के लिए ऐसा किया जाए ताकि यहाँ पे एक के बाद ऐसे रोजगार क्रिएट होने लगे कि उत्तराखंड के लोगों को दूसरे राज्य में रोजगार मांगने ना जाना पड़े, बल्कि बाकी राज्यों के लोग सोचें कि हम उत्तराखंड पहुंचेंगे तो हमको रोजगार मिल जाएगा। तो आज से इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलीन ने बताया कि 1 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में 6500 जनसभा की जाएंगी। अभियान के दौरान उत्तराखंड सरकार की नाकामी, 0 वर्क सीएम, तीसरा विकल्प समेत विकास मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में सेल्फी विद स्कूल अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर से लोगों की ओर से भेजी गई बदहाल स्कूल भवनों की तस्वीरों की सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई थी। आपका कहना है कि इस अभियान से लोगों ने खुद ही सरकार के बेहतर शिक्षा के दावों की पोल खोल दी। जर्जर स्कूल भवन उत्तराखंड के शिक्षा सिस्टम पर तमाचा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पीरसाली का कहना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश सरकार को 4 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार को लेकर 5 काम गिनाने को कहा था और इन मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दी थी। कहा कि प्रदेश में बदहाल स्कूलों की हकीकत सामने लाने के लिए ही पार्टी ने सेल्फी विद स्कूल अभियान चलाया, जिसमें प्रदेश की जनता ने पूरा समर्थन दिया। उत्तराखंड में जो बदलाव की लहर उठ रही है, उसका सब आप हिस्सा बन रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। और उम्मीद है कि अगले 45 दिनों तक लगातार इस जोश को बनाए रखेंगे
और उत्तराखंड के एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक घर घर तक पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उत्तराखंड के प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे तक पहुंचाएंगे। इस बात का प्रण लेते हैं, इस बात की शपथ लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं अगले 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी का जो ये गाना है, जो ये संदेश है, ये उत्तराखंड के प्रत्येक घर तक पहुंचेगा। संसद में देश का बजट आज पेश हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे लोगों और कई क्षेत्रों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये बजट लोगों, निवेशकों, उद्योगों और संरचना के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। वहीं बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक तरीके से हटकर टैब के जरिए इस बजट को पेश किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट पर उनकी टीम को बधाई दी। युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स
जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है।